प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शिवशंकर व्यास, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ पीजी कॉलेज बीकानेर, एलएलबी सेकेंड ईयर का पेपर है अपना एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ प्रशासनिक विधि। उसमें आज हम चर्चा करेंगे प्रशासनिक विधि का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, या प्रशासनिक विधि के विकास के कारण या प्रशासनिक विधि के दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए कार्य के पीछे क्या कारण है। दो तीन बातें इन एक साथ पॉइंटों से हमारी सॉल्व हो जाएगी। पेपर में आपसे कई बार पूछा जा सकता है कि प्रशासनिक विधि का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, बताइए। या प्रशासनिक विधि दिन प्रतिदिन एक विकसित होती हुई विधि है या इसका विकास निरंतर रूप से बड़ी तेज गति से हो रहा है, वो बताइए। या प्रशासनिक विधि के कार्यों में बढ़ोतरी हुई है, उसके कारण बताइए। किसी भी तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, डरने की कोई बात नहीं है। हमने जो पीछे पढ़ा है उसी को हम आज पॉइंटों के रूप में इस अपनी प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो चाहे वो इम्पोर्टेंस हो या डेवलपमेंट के कारण हो, उन सब पर हम आज चर्चा करेंगे कुछ पॉइंटों के जरिए। तो सबसे पहला पॉइंट यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की हम बात करें कि इसका महत्व क्यों है या इसका महत्व क्यों बढ़ता जा रहा है या इसका विकास क्यों होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। तो सबसे पहला जो हमारे सामने पॉइंट आता है वह है राज्य के कार्यों में लोक कल्याणकारिता का दृष्टिकोण। जो राज्य है उसके कार्यों में क्या हो गया, सोशल वेलफेयर स्टेट का जो कंसेप्ट आया, हमने शुरू में ही इस टॉपिक में आपको बता दिया था कि हमारा जो इंट्रोडक्शन था शुरू में कि जो कांट की लेसेस फेरी थी 19वीं शताब्दी में कि व्यक्तिवाद और सेल्फ हेल्प, हमने अपने टॉपिक की शुरुआत की थी कि कांट की जो लेसेस फेरी है 19वीं शताब्दी में व्यक्तिवाद और सेल्फ हेल्प यानी कि व्यक्ति अपनी सहायता स्वयं करेगा का स्थान लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा ने ले लिया। कब? 20वीं शताब्दी के आते आते कांट की जो लेसेस फेरी थी, जो व्यक्तिवाद और सेल्फ हेल्प, इसकी हमने डिटेल में चर्चा कर ली, यानी कि व्यक्ति अपनी सहायता स्वयं करेगा। ये शुरुआती स्थिति जो 19वीं शताब्दी की थी, उसकी जगह पर 20वीं शताब्दी में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा ने ले लिया पब्लिक वेलफेयर स्टेट का। और लॉक के हस्तक्षेप रहित राज्य के सूत्र के स्थान पर, यानी कि राज्य में कोई व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं करेगा उनके कार्यों में, उसके स्थान पर कौन सा कंसेप्ट आ गया? सोशल वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट हमारे सामने आ गया और उससे राज्य के कार्यों में सकारात्मक वृद्धि हुई। तो हमारे सामने पहला पॉइंट आ रहा है कि राज्य के कार्यों में लोक कल्याणकारिता का दृष्टिकोण आने की वजह से, जब लोक कल्याणकारिता का दृष्टिकोण आया तब राज्य ने उन समस्त दायित्वों को अपने ऊपर ले लिया जो परंपरागत रूप से उसके पास नहीं आ रहे थे। अगर हम ये सारी चीज़ें हमने अपनी पहली क्लास में बात की थी इंट्रोडक्शन में, तो 19वीं शताब्दी की हम जब बात कर रहे हैं तो पहले क्या था? राज्य का कार्य क्या था? सिर्फ कानून व्यवस्था को बनाए रखना, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा प्रदान करना, राजस्व की वसूली करना और न्याय प्रदान करना। ये क्या व्यवस्था हो गई? राज्य के मूलभूत कार्य थे। लेकिन पब्लिक वेलफेयर स्टेट के कंसेप्ट के चलते अब इनकी जगह यानी कि पुलिस स्टेट की अवधारणा बदल गई और राज्य ने लोक कल्याणकारिता का स्वरूप धारण कर लिया। इन सब घटनाओं के परिणाम स्वरूप राज्य के कार्यों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। यानी कि आपके पास में जो पहले परंपरागत रूप से 3-4 काम थे, उसकी जगह अब आपके पास में कामों की एक झड़ी लग गई, जिससे उसके कार्यों में वृद्धि हुई और इन सब के चलते प्रशासनिक अधिकारियों के हाथों में अनेक प्रकार के शक्तियों का केंद्रीकरण हो गया। जब आपको कोई कार्य दिया जाता है तो आपको शक्तियां भी दी जाती है करने के लिए, तो इन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के पास में शक्तियों का केंद्रीकरण हो गया। तो प्रशासनिक विधि प्रशासनिक अधिकारियों के इस प्रकार बढ़े हुए अधिकारों के नियंत्रण का उपचार भी प्रदान करती है, इसलिए इसका महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हमने अपनी डेफिनेशन क्लोज में भी पढ़ा था बिल्कुल लास्ट में कि प्रशासनिक विधि क्या करती है? प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा किए हुए कार्यों के विरुद्ध विधिक उपचार भी उपलब्ध करवाती है। और विधिक उपचार के रूप में हमारे सामने क्या चीज़ें निकल कर आई थी? रिट्स। हमने क्या बातें की थी कि 4 प्रकार की जो रिटें हैं हमारे पास में, 5 प्रकार की, चाहे वो बंदी प्रत्यक्षीकरण हो, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण हो, प्रतिषेध हो, इन सब के जरिए इन अधिकारियों के कार्यों को नियंत्रण किया जाता है। तो सबसे पहली चीज हमारे सामने निकल कर आई, राज्य के कार्यों में लोक कल्याणकारिता का दृष्टिकोण, 19वीं शताब्दी, लेसेस फेरी, व्यक्तिवाद और सेल्फ हेल्प का सिद्धांत, उसकी जगह
सोशल वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट, राज्य के कार्यों में वृद्धि, राज्य के कार्यों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप प्रशासनिक अधिकारियों की शक्तियों में वृद्धि, और उन प्रशासनिक अधिकारियों की शक्तियों की वृद्धि के परिणाम स्वरूप उनके विरुद्ध उपचार के रूप में हमारे पास में निकल कर आई, रेमेडीज के रूप में हमारे सामने जो चीज़ निकल कर आई वो आई रिट्स के चलते हुए प्रशासनिक विधि की इम्पोर्टेंस बढ़ी या इसका विकास हुआ। दूसरा कारण औद्योगिकरण या नगरीकरण। आज के समय की सबसे बड़ी समस्या निकल कर आ रही है कि औद्योगिकरण यानी कि व्यक्तियों का गांवों से शहरों की तरफ पलायन हुआ, जिससे जनसंख्या विस्फोट हो, और उस जनसंख्या विस्फोट के कारण आवास, बीमारी, शिक्षा, जन स्वास्थ्य, लोक सुरक्षा आदि अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई। औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन और नगरीकरण, उद्योगों की स्थापना हुई। उद्योगों की स्थापना होने से लोग गांवों को छोड़कर नगरों की तरफ आए, और इन सब के चलते हुए क्या हुआ, बीमारी, शिक्षा, जन स्वास्थ्य, लोक सुरक्षा, आवास, इन सब की समस्याएं उत्पन्न हुई, और जिनकी अवहेलना करना अब राज्य के लिए संभव नहीं था। क्यों कि अब क्या हमने पहले ही पॉइंट में देख लिया था कि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, पब्लिक वेलफेयर स्टेट की कंसेप्ट के चलते अब राज्य के लिए ये संभव नहीं है कि वह इन सब समस्याओं का समाधान न करे। पहले की बात करें तो वो परंपरागत कार्य थे और उनमें ही आवास, शिक्षा, लोक सुरक्षा, ये कई बातें नहीं आ रही थी, लेकिन लोक कल्याणकारी राज्य के चलते राज्यों के लिए अब ये संभव नहीं था कि वह इन सब की अवहेलना करे। अतः राज्य के कार्यों में क्या हुई, अत्यधिक वृद्धि हुई, यानी कि उसके सोशल वर्क्स जो है, सामाजिक कार्य जो है, उन सामाजिक कार्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई। और स्टेट एक्टिविज्म, राज्य की सक्रियता की वजह से राज्य के तीनों अंगों, अगर काम बढ़ेंगे तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों स्टेट एक्टिविज्म के चलते क्या हुआ, तीनों के कार्यों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। विधानमंडल के लिए ये संभव नहीं था कि वे समस्त विधियों का निर्माण कर सके विस्तार पूर्वक, इसलिए प्रत्यायोजित विधायन का कंसेप्ट सामने आया, जिसके तहत हम अपने अगले टॉपिक में डिटेल में चर्चा करेंगे कि ये प्रत्यायोजित विधायन, जब शक्तियों को प्रत्यायोजित किया जाता है तो उसके द्वारा निर्मित विधायन को प्रत्यायोजित विधायन कहते हैं। इसी प्रकार जो नए लॉज बने उनमें कुछ तकनीकी प्रकृति के मामले आने की वजह से उन सामान्य न्यायालयों के लिए उनका समाधान करना असंभव सा भी था, विलंब भी होने की संभावना थी, खर्चा भी ज़्यादा लगने की संभावना थी। तब प्रशासनिक अधिकारियों को कुछ न्यायिक शक्तियां भी दी गई, यानी कि टेक्निकल्स मामले जो थे उनका निपटारा करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को क्या किया गया, शक्तियां प्रदान की गई। तो अब क्या होने लगा, प्रशासन जो है वो एडजुडिकेशन का काम भी कर रहा है और विधायी कार्य भी कर रहा है। इस प्रकार प्रशासनिक विधि का महत्व बढ़ा या उसका दिन प्रतिदिन विकास हुआ। तीसरा पॉइंट, लोक जीवन पर प्रशासनिक हस्तक्षेप और उससे उत्पन्न आशंकाएं। 2 पॉइंटों से हमने निष्कर्ष निकाला कि लेसेस फेरी आगे हट गई साहब, और उसकी जगह पब्लिक वेलफेयर स्टेट आ गया। फिर औद्योगिकरण और नगरीकरण हुआ, जिसके चलते प्रशासन के कार्यों में वृद्धि हुई। प्रशासन के जब कार्यों में वृद्धि हुई तो तीसरा पॉइंट कहता है कि ये संभव है बिल्कुल कि इससे क्या हुआ, प्रशासनिक हस्तक्षेप जो आम आदमी के जीवन है उसके अंतर्गत हस्तक्षेप ज़्यादा होने लगा और उससे कुछ आशंकाएं उत्पन्न हुई। एक तरफ राज्य नागरिकों को अधिकार प्रदान करता है, हमारा जो संविधान है क्या कर रहा है, व्यक्तियों को अपने फंडामेंटल राइट्स और अन्य अधिकार भी अलग अलग लॉज के द्वारा दिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ प्रशासन को शक्तियां दी जा रही है। तो व्यक्तियों के अधिकार और प्रशासनिक अधिकारियों की शक्तियां, क्या इन दोनों के बीच में संतुलन स्थापित कर दिया गया है? क्या इस बात की सावधानी बरत ली गई है कि प्रशासनिक अधिकारी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करेंगे और वह अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे जो रीजनेबल हो, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अनुसार हो, लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुसार हो, विधि के शासन के अनुसार हो? तो इन सब की बातों को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक विधि के महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ा कि प्रशासनिक अधिकारी अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की अनुपालना करेंगे, लोकतांत्रिक मूल्यों की अनुपालना करेंगे, रूल ऑफ लॉ जो हमारे संविधान का आधारभूत
भाग है उसकी अनुपालना करेंगे, क्योंकि एक कहावत है कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। शक्ति किसी को भी निरुकुश तानाशाह कर सकती है, और ऐसी शक्ति जिस पर किसी प्रकार का नियंत्रण न हो तो वह पूर्ण रूप से किसी को निरुकुश या भ्रष्टाचारी बना सकती है। तो हमें इस बात का ध्यान में रखना है कि प्रशासनिक अधिकारियों की शक्तियां और व्यक्तियों के अधिकारों के बीच में सामंजस्य बने रहे। इसलिए प्रशासनिक विधि क्या कर रही है, प्रशासन की उचित शक्तियों को विधि सम्मत और अनुचित कार्यों को अवैध करती है। प्रशासनिक विधि क्या कर रही है, प्रशासन के उचित शक्तियों को विधि सम्मत जो उनके लिए आवश्यक है उनको लीगली कह रही है, और जो उनके अनुचित कार्य हैं उनको अवैध करार कर रही है। इस सब के चलते हुए हम क्या कह रहे हैं कि प्रशासनिक विधि का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, या ये दिन प्रतिदिन विकसित होती हुई विधि है, या इसके कार्यों में वृद्धि हो रही है। और चौथा और लास्ट पॉइंट हम बात करें विज्ञान और टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विकास और उससे उत्पन्न आशंकाएं कि वैज्ञानिक तथा तकनीकी प्रगति ने कई तरीके की समस्याओं को जन्म दिया। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई और उसके कारण प्रदूषण, भारी यातायात, परिवहन का विकास, साइबर क्राइम, बेकारी, ऐसे कई चीज़ें जो हैं उभर कर सामने आई। आर्थिक अपराध हमारे सामने आए, धन का केंद्रीकरण, मिलावट, तस्करी, कर अपवचन, श्रमिकों की समस्या, अस्वस्थ वाणिज्यिक परंपराएं, ऐसी कई चीज़ें सामने निकल कर आई जिनका समाधान इन प्रशासनिक अधिकारियों को शक्तियां प्रदान करने से हुआ, जिससे प्रशासनिक विधि दिन प्रतिदिन एक बढ़ती हुई विधि या विकसित होती हुई विधि के सामने हमारे सामने आई। तो ये मुख्य रूप से 4 पॉइंट हैं जो आपके जो पेपर का पैटर्न है, जहाँ पर आपको शॉर्ट नोट के रूप में पूछा जा सकता है, वहाँ पर इन चारों पॉइंटों का आपको चर्चा करनी होगी कि प्रशासनिक विधि का महत्व या प्रशासनिक विधि एक विकसित होती हुई विधि है, इसके क्या कारण है बताइए। धन्यवाद।